Hello friends, hope you are fine. Today we are going to start our chapter number 5th of class 11th microeconomics and the name of chapter is production function. Basically इस चैप्टर के अंदर हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से लगते हैं किसी चीज़ को बनाने में, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और उनकी रिलेशनशिप्स, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Production function. Production function is an expression of technological relationship between physical input and output of a good. तो जो एक जैसे देखिए मशीन के अंदर फॉर एग्जांपल फ्लोर डाला गया, आटा डाला गया और बाहर बन के क्या तैयार हुआ, बिस्कुट. तो जो इस बीच की रिलेशनशिप को दिखाता है उसको ही बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. ये ओ एक्स क्या है, आउटपुट जो बनकर तैयार हुआ है. एफ फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखा रहा है. I1 रिप्रेजेंट इनपुट 1, I2 रिप्रेजेंट इनपुट 2, I3 रिप्रेजेंट इनपुट 3, इस तरह से. ठीक है, क्लियर है. प्रोडक्शन फंक्शन शोज द टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही हम फिजिकल इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे. अब प्रोडक्शन में ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर. लेट अस सी. वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन. ये तो दोनों में वेरिएबल रहते हैं, ठीक है, चेंज हो सकते हैं. जैसे रॉ मटेरियल कम ज़्यादा कर सकते हैं हम प्रोडक्शन के दौरान, मज़दूरों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फ्यूल जो इंजन्स में डलना है जब प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स. वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज हो जाएं उन फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है. फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होते शॉर्ट पीरियड में. लॉन्ग पीरियड में फिक्स फैक्टर भी चेंज हो जाते हैं. जैसे शॉर्ट पीरियड का मतलब मान लो कोई छोटा सा काम है और उसमें ज़मीन है, जैसे लैंड है, लैंड एक फिक्स फैक्टर है, वो चेंज नहीं होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, पर लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन के लिए लैंड इज़ आल्सो अ वेरिएबल फैक्टर. So if we see the definition of fixed factor, that is fixed factors refers to those factors which cannot be changed during production process in short run. Remember, these cannot be changed. And there is a note also, in long run all the factors of production are variable. long run में सारे factors क्या होते हैं, variable होते हैं. ये आप ध्यान रखना. ठीक है, चाहे वो variable factor हैं चाहे वो fix हैं, दोनों change हो जाएंगे. शॉर्ट रन उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो सकते हैं, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते प्रोडक्शन के दौरान. उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोला जाता है, शॉर्ट रन बोला जाता है. लॉन्ग रन वो पीरियड होता है प्रोडक्शन का जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. वी कैन एडजस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. दैट पीरियड टू बी कंसिडर एज लॉन्ग रन. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था ना, कि एक यूनिट और कंज्यूम करने पे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, मार्जिनल यूटिलिटी होती है. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप एक और वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ यूज़ करोगे तो जो टोटल प्रोडक्शन में एडिशन हुआ वो मार्जिनल प्रोडक्ट है. ठीक है, सेम एमयू वाला ही है. जैसे एमयू में तो क्या था कि एक यूनिट और खाई, जो सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी में ऐड हुआ वो मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऐसा है कि वेरिएबल फैक्टर एक और यूज़ करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, तो जो टोटल प्रोडक्शन में एडिशन होगा दैट इज़ टू बी कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. And the formulas, there are two formula of marginal product. The first one is TPN minus TPN minus 1 and the second one is delta TP upon delta N. जो चेंज आया वेरिएबल फैक्टर में वो नीचे और जो TP में चेंज आया वो ऊपर M भी निकल जाएगा. ठीक है, लास्ट में मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी दिखा दूंगा करके. टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जो सारा सामान बन के तैयार हुआ सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के बाद, उसको बोला जाता है टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सारे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया गया सारे इनपुट्स को यूज़ करने के बाद उसको बोला जाता है टोटल प्रोडक्ट.
टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, एमपी का सम ही टीपी होता है। जैसे टीयू टोटल यूटिलिटी किसका सम था, मार्जिनल यूटिलिटी का, सेम इसी तरह टोटल प्रोडक्ट किसका सम है, मार्जिनल प्रोडक्ट का। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। जब आप एवरेज प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वेरिएबल इनपुट्स को यूज़ करके। फिक्स इनपुट तो चेंज नहीं होंगे शॉर्ट रन में। तो एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स यूज़। तो वेरिएबल इनपुट्स को जो यूज़ करने के बाद आउटपुट तैयार हुआ उसको क्या बोला जाता है, एवरेज प्रोडक्ट। तो ए पी इज इक्वल टू टी पी अपॉन क्यू, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी जब हम रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। रिटर्न टू अ फैक्टर या रिटर्न टू अ स्केल या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, किसके साथ, फिक्स फैक्टर्स के साथ, हमारा टोटल प्रोडक्ट शुरू में तेज़ी से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट और फिर गिरना शुरू होगा। सेम वही टी यू और एम यू की रिलेशनशिप है कि जब माइनर, बस वहाँ पे क्या था कि एम यू घटता था, टी यू बढ़ता था, एम यू ज़ीरो, टी यू मैक्सिमम, एम यू नेगेटिव, टी यू स्टार्ट फॉलिंग। यहाँ पे क्या है, एम पी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा, ज़ीरो हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट उस टाइम मैक्सिमम होगा, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग। लेट अस सी। Law of variable proportion states that as we increase quantity of only one inputs, keeping other inputs fixed, टोटल प्रोडक्ट पहले तेज़ी से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, और फाइनली नेगेटिव रेट में जब वो गिरना शुरू होगा। तो 3 फेज हैं टोटल प्रोडक्ट के, ये आप ध्यान रखना। जब एमपी बढ़ेगा टीपी भी बढ़ेगा, एमपी डिक्रीज होगा और जीरो हो जाएगा, टीपी क्या होगा, राइज होगा पर डिक्रीजिंग रेट में, मतलब कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एम पी नेगेटिव हो जाएगा टी पी गिरना शुरू हो जाएगा। सेम एम यू और टी यू वाला है। लेट अस सी हेयर। तो देखिए जो फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान, दिस इज़ फिक्स फैक्टर, और जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल फैक्टर है। टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का सम, क्योंकि टी पी इक्वल टू सिग्मा एम पी 10। फिर देखो एम पी बढ़ा थोड़ा सा, पर उसके बाद कंटिन्यूस एम पी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ठीक है। बट टीपी क्या होता है, इसका सम, जैसे 10 और फिर 20 जुड़े 30, 30 में 15 45, 45 में 7 52, 52 में 0 52, 52 में -4 48। सेम टी यू और एम यू वाला कंसेप्ट है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में याद रखना एम पी बढ़ेगा, टी पी भी बढ़ेगा। फेज़ 2 में एम पी डिक्रीज़ होगा और 0 हो जाएगा, टी पी बढ़ेगा पर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, और फाइनली एम पी नेगेटिव हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है, टी पी गिरना शुरू होगा पर पॉजिटिव रहेगा। ये सेकंड फेज है जहाँ टी पी मैक्सिमम है, और ये फर्स्ट फेज है। लेट अस सी इट्स कर्व। देखो ये टी पी का कर्व है एंड दिस वन इज एम पी का। जब एम पी राइज हो रहा है जहाँ तक, वहाँ तक टी पी भी तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी हमने डाटा में भी देखा। और जब एम पी ज़ीरो हो गया यहाँ पे ना, तो टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम, और मैक्सिमम के बाद जैसे ही एमपी नेगेटिव में गया टीपी स्टार्ट फॉलिंग। देखो जैसे ही एमपी नेगेटिव में गया, यहाँ पे गया, और टीपी क्या होना शुरू हो गया, स्टार्ट फॉलिंग, गिरना शुरू हो गया। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ठीक है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिटर्न टू स्केल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ यूज़ करेंगे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटता जाएगा। सीधी बात है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मज़दूर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हर मज़दूर के हिस्से में काम कम आएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली फॉल होता रहेगा। सेम मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट है कि जैसे जैसे यूनिट्स कंजप्शन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूस गिरती है, सेम ये भी ऐसे ही है। Law of diminishing return states that when more and more unit of variable factor are employed with a fixed factor, then marginal product of the variable factor must
फॉल, कंटिन्यूस फॉल होता है। देखो यहाँ पे हो भी रहा है। पर मैं इस वाले में ना एमपी को ज़ीरो और नेगेटिव तक नहीं लेके गया। आप ले जाना चाहते हो ले जा सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब हम मज़दूर मंगाते हैं पर मार्जिनल प्रोडक्ट काम बचता ही नहीं, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को 6 कर देना और इसको 0, फिर 7 तक ले जाना अगर नेगेटिव में भी ले जाना है। और टीपी कैसे निकलता है, सिग्मा एमपी। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, टीपीएन माइनस 1। जैसे अगर हमें एमपी निकालना हो तो पहले पे तो 22, 12 के ऊपर क्या होगा 0, तो 12 माइनस 0 12, 22 में से 12 गए 10, 10 30 में से 22 गए 8, 36 में से 30 गए 6, 40 में से 36 गए 4। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला टीपीएन माइनस 1 और टीपी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एमपी। दिस इज कर्व ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है। और अगर 0 तक ले जाना है ले जाओ उस पॉइंट पे भी, और उसके बाद एमपी क्या आ जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, अब हम एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच की रिलेशनशिप को समझते हैं। तो देखो शुरू में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फेज़ 1। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, पर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ये तो 10 बढ़ा, वो सिर्फ 5 बढ़ा है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है और एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। देखो हो गया यहाँ पे, दिस इज 2। घटा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के बाद और किसके इक्वल हो गया, एवरेज प्रोडक्ट के। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू होता है ज़्यादा तेज़ी से, तो एवरेज प्रोडक्ट उससे बड़ा होता है और कम तेज़ी से गिरता है, ये ज़्यादा तेज़ी से। फाइनली मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, पर एवरेज प्रोडक्ट 0 नहीं होता ना नेगेटिव होता, वो पॉजिटिव रहता है। ये डाटा समझ में आया आपको। दिस इज़ आवर थर्ड फेज एंड दिस इज़ आवर फोर्थ फेज, कि फाइनली 0 हुआ और नेगेटिव हुआ एमपी। लेट अस सी ऑन कर्व कि देखो जब एपी बढ़ा एमपी भी बढ़ा, मैंने अभी बताया, पर एमपी उससे बड़ा था तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, जब एमपी गिरना शुरू होता है तो किसके इक्वल होता है, एपी के। यहाँ पे देखो ये भी है। और फाइनली एमपी कंटिन्यूस गिरता जाता है और 0 हो जाता है, ये रहा 0 का पॉइंट, और फाइनली नेगेटिव, पर एपी रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखना। जैसे एमपी एपी से ज़्यादा होता है जब तक एपी बढ़ता है, एमपी एपी के इक्वल होता है जब एपी मैक्सिमम होता है, या एमपी मैक्सिमम कह लो, क्योंकि उसके बाद तो एमपी गिरना ही शुरू होता है। और जब एमपी एपी से छोटा होता है, एपी गिरता है, और फाइनली एपी एंड एमपी फॉल्स, बट एमपी बिकम 0 एंड नेगेटिव, बट एपी रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, एपी एमपी की रिलेशनशिप क्लियर है आपको। तो ये वही पॉइंट है कि फाइनली एमपी बिकम नेगेटिव एंड मतलब 0 के बाद वो नेगेटिव हो जाता है, बट एपी रिमेन्स पॉजिटिव। अब एक ये क्वेश्चन है मिसिंग वाला, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो पहले पे तो डैश ही आएगा जब 0 प्रोडक्शन है। ठीक है, दूसरे पे एवरेज प्रोडक्ट 5 है। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, एक तो सिग्मा एमपी है, पर एमपी तो है नहीं हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एपी इंटू क्यू। तो 5 की 1 में करोगे टीपी क्या आएगा, 5। अब फिर लगाओ टीपी का फॉर्मूला सिग्मा एमपी, क्योंकि अब एपी नहीं है, तो 5 में 8 प्लस करेंगे क्या आएगा, 13। 13 में 4 प्लस करेंगे 17। अच्छा 25 दे रखा है यहाँ, 25 में 5 प्लस करोगे 30, 30 में 0 प्लस करोगे 30, और 30 में -4 ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपका 26। क्लियर। अब एपी निकालना है, एपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन क्यू। तो 13/2 रखोगे आपका क्या आएगा, 6.5। 17/3 रखेंगे हम, क्या आएगा 5.67। और 25/4 रखेंगे क्या आएगा, 20। ठीक है 6.25। और 30/5 रखेंगे 6, और 30/6 रखेंगे 5, और 7 21 3.7 अप्रोक्स।
आया समझ। एपी कैसे निकला, टीपी अपॉन क्यू, और टीपी कैसे निकाला मैंने, सिग्मा एमपी करके। एक बार मैंने एपी इंटू क्यू भी यूज़ किया क्योंकि पहले पे एमपी दे नहीं रखा था। अब एमपी कैसे निकलेगा, टीपी एन माइनस 1, तो 5 के ऊपर 0 है तो 5 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा 5, ये निकला हुआ है। तो 25 में से 17 जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 8, ये था हमारा। तो 3 फॉर्मूले हमारे इसमें यूज़ हुए एक साथ। टी पी इजिकल टू ए पी इंटू क्यू भी यूज़ हुआ, टी पी इजिकल टू सिग्मा एम पी भी यूज़ हुआ है इसमें हमारा, और एम पी के लिए हमने क्या यूज़ किया, टी पी एन माइनस 1। इसी तरह आप बुक के जो और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको करना। अब मैं आपको बुक के एमसीक्यू दिखा रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करना आप। और अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम आता है एमसीक्यू में तो आप उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। These are the multiple choice question of Sandeep Garg book. This is very nice book. You may consider this book for practice purposes. Okay. ये क्वेश्चन है, इनको करना आप, और जो उनसे कभी आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो जितना प्रैक्टिस करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है जीवन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनको कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं इनके आपको एक बार आंसर्स भी दिखा रहा हूँ, पर आप पहले उनको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैच कर लीजिएगा इसमें से। और अगर कोई किसी में आपको डाउट आया, मान लो आपने कोई टिक किया और बुक में किसी और पे टिक है, तो आप पूछ लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में वो हमें बता देना। दीज आर द आंसर्स। स्टूडेंट्स, आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, और जितना हो सके अपनी स्टडी के प्रति ईमानदार रहिएगा, तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।